हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। अब हम लेकर आ गए हैं हिंदी के 100 नंबर के लिए तूफानी बैच। मेरे प्यारे बच्चों, जिस तरीके से हमने इंग्लिश में 100 नंबर का पढ़ा है, वैसे ही अब हम तैयारी करेंगे हिंदी के 100 नंबर के लिए। तो यानी हम आपको पढ़ाने वाले हैं 200 नंबर के लिए। यानी आपका जो 12th बोर्ड का एग्जाम होगा उसमें हम आपको देंगे 200 नंबर, 100 नंबर इंग्लिश और 100 नंबर हिंदी। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आज हिंदी का सबसे पहला लेसन पढ़ाने जा रहा हूं, जिसका नाम है बातचीत। सबसे पहला लेसन जो है हमारा हुआ है बातचीत, और बातचीत लिखा गया है बाल कृष्ण भट्ट के माध्यम से। यानी बाल कृष्ण भट्ट जो है वह बातचीत के राइटर है, यानी लेखक है। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहीं पे क्लियर हो गया कि बातचीत के लेखक कौन है, तो बाल कृष्ण भट्ट है। और बाल कृष्ण भट्ट का कौन सा लेखन है, तो वह है बातचीत। मेरे प्यारे बच्चों, इस चैप्टर के एक एक ऑब्जेक्टिव में क्लियर कराने वाला हूं, और जितने भी सब्जेक्टिव इससे रिलेटेड बनेंगे वह सब हम क्लियर करेंगे। तो हम चलते हैं कि हमें पढ़ना क्या है, बातचीत के बारे में पढ़ना है। तो चलिए अब हम अपने कहानी को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्टिंग में सबसे पहले हमारा क्या है, तो हम परिचय जानेंगे, और इससे हम सारे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्लियर करने वाले। आप इस 10-15 मिनट के वीडियो में इस चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, और आपके सारे ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएंगे, और सब्जेक्टिव भी आप देखेंगे कि सब्जेक्टिव कैसे क्लियर होता है। तो पहला बातचीत। तो बातचीत तो आप जानते हैं कि बातचीत कहते किसको है, जब आपस में व्यक्ति जो है अपना परिचय देता है, या किसी चीज के बारे में पूछते हैं, या उसके बारे में जानते हैं, तो हम मुख से आवाजों को निकालते हैं, और आवाज में हम क्या बोलते हैं, स्क्रिप्ट, अपने थिंकिंग को व्यक्त करते हैं, अपने सोच को व्यक्त करते हैं। वही हमारा क्या कहलाता है, बातचीत कहलाता है। अगर बातचीत नहीं होता तो हम लोग कैसे होते, तो अच्छा लगता, आप ही बताइए। सारे लोग लूंज पुंज होते, इधर उधर बैठे होते, किसी के बारे में हम नहीं समझ पाते, ना कोई मुझे समझ पाता है कि नहीं। तो हम बातचीत को कवर करेंगे, ठीक है। इसमें यह भी जानेंगे कि सबसे अच्छा बातचीत की कला किसके पास है, तो यूरोपियन के पास है। कौन 2 व्यक्ति और 3 व्यक्ति और 4 व्यक्ति बात करते हैं तो कैसा होता है। तो हम चलते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको समझाना चाहूंगा कि पहला लेसन जो आपका है बातचीत, वह किसके द्वारा लिखा गया है, तब बाल कृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव भी हो गया। और सबसे पहले बाल कृष्ण भट्ट का परिचय हम लोग देखेंगे कि बाल कृष्ण भट्ट का जो जन्म है ना, वह 23 जून 1844 को हुआ। यहीं से आपका ऑब्जेक्टिव बनेगा जी। देखिए आप लोग सारे अच्छे से, आप डायरेक्ट और अच्छे से अगर हमारे वीडियो को देखते हैं, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है, और 100 में 100 नंबर आने वाला है। चैलेंज है ये आफ्ताब आलम का। तो जन्म, बाल कृष्ण भट्ट का जन्म जो है 23 जून 1844 है। मृत्यु 20 जुलाई 1914 है। इलाहाबाद में जन्म लिए। इलाहाबाद यूपी में है, यानी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में है। इलाहाबाद का प्रेजेंट नाम प्रयागराज है, प्रयागराज है। तो इनका ये जन्म हो गया, और ये इनकी मृत्यु हो गई, और ये जन्म कहां लिए, इलाहाबाद में। बाल कृष्ण भट्ट के माता का नाम पार्वती देवी है। बाल कृष्ण भट्ट के माता का नाम पार्वती देवी है, और पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट है। पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट है। इनके रचना कौन कौन से हैं, तो इनके रचना को देखिए। भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से इन्होंने हिंदी वादनी लिखे। किसके प्रेरणा से, क्वेश्चन आपका रहेगा कि इन्होंने किसके प्रेरणा से जो है ना, यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से हिंदी वादनी लिखे। तो यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि बाल कृष्ण भट्ट किससे है ना प्रेरित हुए, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र से। और प्रेरणा होकर इन्होंने क्या लिखा, तो प्रेरणा होकर इन्होंने लिखा हिंदी वादनी, ठीक है। यहां पे भी ऑब्जेक्टिव बना आपका। आगे देखेंगे आप
सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों आप देखेंगे। प्रयाग की ओर से हिंदी प्रदीप, अब प्रयाग से ये प्रयाग से प्रेरित होकर इन्होंने हिंदी प्रदीप लिखा 1877 में। आपको जैसे मैं समझा रहा हूं आप समझते जाइए, देखिए कि आपका कैसे सारा कुछ क्लियर हो जाता है। मासिक पत्र इन्होंने चलाया जो 23 वर्ष चले। एकदम इंपॉर्टेंट बात मैं इसमें उठाकर डाला हूं, इसमें एक भी बात ऐसा नहीं है जो एग्जाम से रिलेटेड ना हो, ठीक है। मैं वही ऑथेंटिक बात किया हूं जो एग्जाम से रिलेटेड है। इन्होंने मासिक पत्र चलाया, मासिक पत्र कितने वर्ष चले, तो 33 वर्ष चले। इनका उपन्यास कौन सा है हो, बालकृष्ण भट्ट के उपन्यास कौन सा है, रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान, एक सुजान, हमारी घड़ी। इनके सबसे महत्वपूर्ण जो कार्य है उपन्यास में, इन्होंने उपन्यास भी लिखा, तो इनके मुख्य उपन्यास है रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान, एक सुजान, हमारी घड़ी। ये इनका उपन्यास है। किनका उपन्यास है, बालकृष्ण भट्ट का, ठीक है। यहां से ऑब्जेक्टिव आ जाएगा कि इनमें से कौन है ना बालकृष्ण भट्ट के उपन्यास है। आप तीनों चारों याद रखेंगे, एक आपका सही हो जाएगा, या 3-4 ऑप्शन रहेगा और इनमें से सभी दे देगा तो इनमें से सभी ऑप्शन हो जाएगा। तो इनके उपन्यास कौन कौन से हैं, रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान, एक सुजान, हमारी घड़ी, ठीक है। ये इनके उपन्यास है, किसके, बालकृष्ण भट्ट के। इसके नाटक कौन कौन से हो, देखिए इनका नाटक कौन कौन सा है, ठीक है। उपन्यास तो हम जान गए, अब नाटक देखिए कि बालकृष्ण भट्ट के माध्यम से लिखे गए है ना नाटक कौन कौन से है। तो बालकृष्ण भट्ट के नाटक है पद्मावती, शिक्षादान, चंद्रसेन, सीता वनवास, इंग्लैंड स्वरी और भारत जननी, रेल का विकट खेल। इनके नाटक निम्न है, किसके, बालकृष्ण भट्ट के नाटक निम्न है, यानी यहां दिया गया है बालकृष्ण भट्ट के नाटक, वह है पद्मावत। पूछेगा आपसे क्वेश्चन कि इनमें से कौन बालकृष्ण भट्ट के नाटक है, और ऊपर हमने उपन्यास देखा, नीचे नाटक देखा, तो आराम से आप जानिए कि किस तरीके से जो है हम क्लियर कर लेंगे इसको। तो इनका नाटक कौन कौन सा है, पद्मावती, शिक्षादान, चंद्रसेन, सीता वनवास, इंग्लैंडेश्वरी और भारत जननी, रेल का विकट खेल। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आने वाला है। आगे हम देखेंगे कि इनके प्रहसन क्या है। देखिए इनका प्रहसन है जैसा काम वैसा परिणाम। इनके प्रहसन कौन कौन से है, डायरेक्ट मैं बात करूंगा जेन्युइन, अतुर फतूर नहीं, सीधा एग्जाम से रिलेटेड हम पढ़ेंगे, है ना। प्रहसन इनका कौन कौन सा है, तो जैसा काम वैसा परिणाम, नई रोशनी के लिए, आचार विडंबन, इसके ये तीनों जो है प्रहसन आपके महत्वपूर्ण है। आपसे पूछा जाएगा कि इनमें से कौन बालकृष्ण भट्ट के प्रहसन है, तो आप इसे बता सकते हैं कि जैसा काम वैसा परिणाम, नई रोशनी के लिए, आजान विडंबन। निबंध, इन्होंने हजारों निबंध लिखा है ना, जिसमें 100 निबंध ऐसे हैं जो बहुत फेमस हुए। इन्होंने कितने निबंध लिखा हो, तो बहुत सारे, आप कह सकते हैं हजारों निबंध इन्होंने लिखा, इन 100 बहुत फेमस है। मेरे प्यारे बच्चों, आते हैं हम बालकृष्ण भट्ट के, यहां पर दिया हुआ कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। तब बातचीत से अगर ऑब्जेक्टिव आएगा तो अभी हमने समझाया ऑब्जेक्टिव उससे आ जाएगा या इससे भी ऑब्जेक्टिव आ जाएगा, लेकिन जो हमारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन होने वाला है उसको हम लोग कैसे सोल्व करेंगे। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए भी यहाँ पे तरीका दिया गया है, आप इस तरीका को अपनाएंगे और आपका तरीका ये होगा, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। अब देखिए बालकृष्ण भट्ट भारतेंदु युग के लेखक थे। अब यहाँ पे आपका क्या क्वेश्चन बनेगा, आपका क्वेश्चन बनेगा कि बालकृष्ण भट्ट किस युग के लेखक थे। बालकृष्ण भट्ट किस युग के लेखक थे, तो आपका हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट भारतेंदु युग। कौन सा युग, भारतेंदु युग। यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्टिव भी हो गया और सब्जेक्टिव भी हो गया कि बालकृष्ण भट्ट किसके लेखक थे, तो भारतेंदु युग के लेखक थे। अच्छा,
आगे आइए, तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव भी और सब्जेक्टिव भी क्लियर हुआ। बाल कृष्ण भट्ट एक महान पत्रकार, निबंधकार, आलोचनाकार थे। आपसे पूछा जाएगा कि उनके जीवन का जो कैरेक्टर रहा है वह किस प्रकार से रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों जान जाइए कि वह एक अच्छे पत्रकार थे, महान निबंधकार थे और आलोचनाकार थे, यानी किसी भी चीज पर वह तंज कसते थे, आलोचना करते थे। ठीक, आगे देखेंगे कि बातचीत इनकी प्रमुख निबंध है और भाषा शैली पर आधारित है। यहां से कैसा क्वेश्चन बनेगा, अगर मैं आपसे पूछ दूं, है ना, कि बातचीत, है ना, क्या है, प्रहसन है कि पत्र है, क्या है, तो बातचीत एक निबंध है। बातचीत जो है, बातचीत निबंध है, ठीक है, और भाषा शैली पर आधारित है। चलिए आगे, ईश्वर ने बहुत सारी शक्तियां दी है जिसमें वाक शक्ति भी है। आपसे पूछा जाएगा कि वाक शक्ति महत्वपूर्ण क्यों है, तो ईश्वर ने हमें बहुत सारे सुविधाएं दिए हैं, है ना, या वह मैड मेटल हो, इंसान का बनाया हुआ, प्रकृति का देन हो, हमें हाथ मिला, पांव मिला, किसी न किसी कार्य के लिए ही मिला है, वैसे ही हमें वाक शक्ति मिला है। तो यह ईश्वर के सारे शक्तियों में से एक शक्ति है, तो उन्होंने हमें क्या दिया है, वो वाक शक्ति दिया है, यानी बोलने की कला दी है, जिससे हम अपने बातों को रख सकते हैं, समस्याओं को सुलझा सकते हैं, बहुत सारी बातें हैं इसमें। तो ये अगर हमारे पास क्वेश्चंस है, ये आप जब जो है बुक पढ़िएगा तो उसमें क्वेश्चन है पहला चैप्टर में कि हमारे पास अगर वाक शक्ति नहीं होता तो क्या होता, तो आप यहाँ पे आंसर ले लीजिए। अगर हमारे पास वाक शक्ति नहीं हो तो हम सब लुंज पुंज होते, कहीं शांत बैठे होते, किसी प्रकार के सुख दुख बता सकते, न किसी को समझ सकते। देखिए यही आपका आंसर होगा कि अगर आपसे पूछा जाएगा कि अगर हमारे पास बातचीत नहीं होगा तो हम कैसे रहेंगे, तो बातचीत नहीं होगा तो हम, अगर हमारे पास वाक शक्ति नहीं हो तो हम सब लुंज पुंज होते, कहीं शांत बैठे होते, किसी प्रकार के सुख दुख बातें नहीं कर सकते और अपनी समस्याओं को नहीं सुलझा सकते। ये बात आप लिख सकते हैं, ठीक है, और भी बना बना कर लिख सकते हैं। देखिए मुख्य पॉइंट का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से इसको लिख लीजिए, पॉइंट बिंदु बनाकर, ठीक है, महत्वपूर्ण तथ्य है, इसी से आपका जो है सब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा। और ऑब्जेक्टिव तो मैं साथ साथ ले चला हूं, इसके साथ ही आप ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं। आइए यहां भी चैप्टर से कुछ इंपॉर्टेंट बात है। बेन जॉनसन के अनुसार कथन दिया गया कि बातचीत से ही लोगों के साक्षात्कार का पता चलता है, गुण तथा अवगुण के बारे में जानने को मिलता है। आपसे इस चैप्टर में प्रश्न पूछा जाएगा, इस चैप्टर से रिलेटेड, कि बताइए कि बेन जॉनसन जो थे, ये बेन जॉनसन जो थे, उन्होंने बातचीत के बारे में क्या बोला। तो बेन जॉनसन का कथन क्या है, बातचीत के बारे में बेन जॉनसन का कथन क्या है, आप अपने बुक में देख सकते हैं। तो आप लिखिएगा कि बेन जॉनसन के अनुसार कथन दिया गया कि बातचीत से ही लोगों के साक्षात्कार का पता चलता है। साक्षात्कार यानी लोग कितना साक्षात्कार है, कितना एक्टिविटी वाला है, ये बातचीत के कारण ही पता चलता है और उनके गुण तथा अवगुण के बारे में जानने को मिलता है। ये बेन जॉनसन का कथन है। दूसरा, एडिसन ने बातचीत के बारे में क्या बोला, तो एडिसन के अनुसार कथन दिया गया कि बातचीत केवल दो ही व्यक्तियों के बीच हो सकता है। उन्होंने कथन दिया कि बातचीत केवल दो ही लोगों के बीच में अच्छा हो सकता है, क्योंकि दो व्यक्ति होते हैं तो खुल के अपने दिल की बात करते हैं। चार लोगों से अधिक की बातचीत रमावल कहलाती है। अब देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन और बन गया। अगर आपसे पूछे है कि एडिसन ने बातचीत के बारे में क्या बोला, तो आप बोलेंगे कि एडिसन ने बातचीत के बारे में बोला कि बातचीत हमेशा दो लोगों के बीच ही अच्छी होती है। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन बना कि अगर चार लोग मिलकर बात करते हैं तो कैसा बातचीत होता है। तो चार लोग जब बातचीत करते हैं तो राम रमावल कहलाता है। क्या कहलाता है वो, राम रमावल कहलाता है। इसको आप कंप्लीट रखेंगे, ठीक है। आगे की ओर चलते हैं।
कि सबसे अच्छा कला जो होता है बात करने का वह किसके पास होता है, तो यूरोपीय लोगों के पास होता है, यूरोप के पास। क्योंकि आर्ट ऑफ कन्वर्जेशन यानी बातचीत का तरीका किसके पास है, यूरोपियों के पास है, क्योंकि वह लोग बहुत मीठा और बहुत प्यारा बोलते हैं। ठीक है, अब हम आगे की ओर चलेंगे और इस चैप्टर में देखेंगे कि हमारा ऑब्जेक्टिव किस प्रकार का आता है। हमारा ऑब्जेक्टिव जो होगा किस प्रकार का आएगा जरा देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। हम बातचीत चैप्टर को जाने, उसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जाने। आप याद रखिएगा कि एडिसन ने बातचीत के बारे में क्या बोला, है ना, जॉन बेंसन ने क्या बोला, चार लोगों की बीच की जो बातचीत होती है वह क्या कहलाती है, राम रमावल कहलाती है। ये बात आप याद रखेंगे। उसके बाद आप यानी कि ये बातचीत जो चैप्टर लिखी गई है, तो ये बातचीत की कला सबसे अच्छे किसके पास होती है, यूरोपीय के पास होती है। फिर अगर ये पूछ दिया जाए कि आर्ट ऑफ कन्वर्जेशन क्या है, तो आर्ट ऑफ कन्वर्जेशन है बातचीत की कला जिससे हम एक लोगों को प्रभावित करते हैं, अपने और आकर्षित कर लेते हैं। दूसरी बातें आप ये याद रखेंगे सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव के लिए कि बातचीत जो लिखा गया वह बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया है। उनका जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुआ, वह कौन से उपन्यास लिखे, प्रहसन लिखे, नाटक लिखे, बातचीत एक निबंध है, ये सारी बातें आप याद रखेंगे सब्जेक्टिव के लिए। और आगे की ओर हम चलते हैं। अब इस चैप्टर से आने वाले एक भी ऑब्जेक्टिव आपको छूटने वाला नहीं है, चाहे जितना भी घुमा कर दे दे। चलिए मेरे प्यारे बच्चों हम चलते हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन है, जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक द्वारा रचित प्रहसन है। अभी हमने बालकृष्ण भट्ट के बारे में चर्चा किया था और बालकृष्ण भट्ट के बारे में मैंने बताया था कि इनका प्रहसन कौन सा है, जिसमें मैं 3 प्रहसन का नाम लिया। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, तो इसमें आप सीधा जान गए कि जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक के द्वारा प्रहसन है। तो बताइए क्या बालकृष्ण भट्ट अभी हमने आपको नहीं पढ़ाया था, बालकृष्ण भट्ट पढ़ाया था। चलिए आगे की ओर, बिना टाइम को लॉस्ट किए हुए जल्दी जल्दी पढ़ेंगे और इसके ऑब्जेक्टिव को लिखेंगे भी आप और समझेंगे भी। और अगर आपके पास नहीं है नोट्स तो नोट्स क्लास से प्राप्त कर लेंगे। अगर जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं वह हमारे, है ना, हमें मैसेज करेंगे और हम उन्हें पीडीएफ दे देंगे, या गुरुकुल इंग्लिश एकेडमी पे जाके टेलीग्राम पे ले लेंगे, या नीचे लिंक दिया गया उससे पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। सारी सुविधा आपके लिए उपलब्ध है। बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था? बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम बताइए। क्या बेनी प्रसाद भट्ट नहीं था? क्या मैंने आपको चैप्टर समझाते समय नहीं समझाया? समझाया। बहुत आसान है, हिंदी में हिंदी जैसा ही समय देना है कि नहीं, और जल्दी से कवर करके आगे बढ़ना है। दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है? ये भी बालकृष्ण भट्ट की है। दमयंती स्वयंवर। ओके, चलते हैं आगे की ओर। बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? एकांकी है, यात्रा स्मरण है, कहानी है, ललित निबंध है। क्या मैंने नहीं बताया कि बालकृष्ण भट्ट के द्वारा बातचीत जो लिखा गया है वह निबंध है? बताया था कि नहीं बताया था? तो चैप्टर की बातें जब मैं बताऊं, जब आप थ्योरी सुनते रहते हैं चैप्टर की, तो उसमें आप गौर कीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, हिंदी में बिल्कुल A to Z नंबर आने वाला है आपका। आगे की ओर चलते हैं। बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे? भारतेंदी युग। क्या मैंने आपको पहले ही नहीं समझाया? तो जब चैप्टर के बारे में मैं समझाता हूं या उससे मुख्य बिंदु महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में समझाता हूं, अगर आप उसे ही कंप्लीट कर लेंगे तो आपका कहीं जाने वाला नहीं है। ठीक है, तो भारतेंदु युग के थे। आगे की ओर चलते हैं। बहुत कम समय में हम लोग कवर करेंगे, ज्यादा औच मौच नहीं करेंगे, है ना। मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? मनुष्य के बातचीत का उत्तम तरीका देखिए, विचार पूर्वक बात करना, तर्क पूर्वक बात करना, सही बात है। तर्क वितर्क देना, भीड़ से बात करना नहीं, अवाक होकर अपने से बातचीत करना नहीं, इनमें से कोई नहीं। विस्तार पूर्ण बात करना और तर्क पूर्ण बात करना, आपका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हम आगे की ओर, है ना। संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तर्क, जिज्ञासा, आत्मीय, है ना, प्रभाव, पूर्ण भाषा। तर्क है, तर्क।
संवाद में सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है तो वह तर्क को माना जाता है। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं, है ना। अब देखिए आपका क्वेश्चन पूछा गया बाल कृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ, है ना, 23 जून 1884 को हुआ ना। ठीक है, चलते आगे की ओर। ये समझाया गया क्वेश्चन से, इसमें कोई ज्यादा टेंशन ही नहीं लेना है। संयोगिता स्वयंवर रचना है बाल कृष्ण भट्ट का है, संयोगिता स्वयंवर रचना है बाल कृष्ण भट्ट का, है ना। बाल कृष्ण भट्ट के बारे में आप पढ़ रहे हैं तो उनके सारे बातों को आप पढ़ेंगे। अगला आपका क्वेश्चन है ना, कौन सी रचना बाल कृष्ण भट्ट की नहीं है। देख लीजिए, नूतन ब्रह्मचर्य है ना, 100 अजान है, परीक्षा गुरु सद्भाव का अभाव, है ना, परीक्षा गुरु सद्भाव का अभाव, परीक्षा गुरु नहीं है। देख लीजिए कौन नहीं है, तो परीक्षा गुरु नहीं है। ठीक है, चलते आगे की ओर। कौन सी रचना बाल कृष्ण भट्ट की है, कौन सी रचना बाल कृष्ण भट्ट की है। रेणुका नहीं है, रेणुका नहीं है, प्राच्य विद्या नहीं है, कछुआ धर्म नहीं है, रेल का विकट खेल है। क्या है, रेल का विकट खेल है, ये वाला है। ठीक है, चलते हैं आगे की ओर। बाल कृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र लिखता है। प्रताप, हिंदी प्रदीप, हिंदी प्रदीप। ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं। क्या मैंने नहीं पढ़ाया है चैप्टर समझाते समय, है ना, जो 33 वर्ष तक चले थे। आगे का हमारा क्वेश्चन है बातचीत किस विधा की रचना है। आलोचना, गीत, शोध, निबंध। निबंध की है। ठीक है, ऐसे ही आप लोग जल्दी जल्दी से कवर करते रहिए और एक बार देखते रहिए और कंप्लीट करते रहिए। रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख का एक बात सुनी, है ना, फ्राइडे के, एडिसन के, संडे के, स्टील के, एडिसन के सुना उन्होंने। ठीक है, इस प्रकार से आप कंप्लीट करते रहिए जल्दी जल्दी से अपने चैप्टर को। बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है। भैया ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, बाल कृष्ण भट्ट है। क्या है वो, बाल कृष्ण भट्ट है। बातचीत शीर्षक के निबंधकार कौन है, तो बाल कृष्ण भट्ट है। चलते आगे की ओर। इससे रिलेटेड कहता है बातचीत के माध्यम से बाल कृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहता है। बातचीत की शैली, भाषा की शैली, संवाद की शैली, इनमें से कोई नहीं, संवाद की शैली बताना चाहता है। किसकी शैली बताना चाहता है वो, संवाद की शैली बताना चाहता है बाल कृष्ण भट्ट। ठीक है, चलते हैं आगे की ओर। है ना, भट्ट जी को किसके अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील के श्रेणी में रखा गया। हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर राजेंद्र, रामविलास शर्मा। किसके द्वारा, भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा। अंग्रेजी साहित्य के हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं। आगे हम देखते क्या है, बाल कृष्ण भट्ट का निवास स्थान कहाँ है। इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। कहाँ है, ये रहा इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। क्या है, बाल कृष्ण भट्ट के घर है, वही उनका जन्म कर्म है, वही इनकी मृत्यु है। आगे की ओर चलते हैं। बाल कृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया, आपको पता होना चाहिए, हिंदी प्रदीप। क्या मैं नहीं पढ़ाया था चैप्टर समझाते समय। चैप्टर समझाते समय महत्वपूर्ण तथ्यों को सुन लेंगे, उसके जीवनी को पढ़ लेंगे, सब हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं। बाल कृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालकर कब प्रारंभिक किया है कि नहीं। तो इनके प्रारंभिक में तो थोड़ा डाउट है, लेकिन आप लोग देख लीजिएगा, शायद इसका 88 होगा, है कि नहीं। कौन सी रचना बाल कृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है ना, कौन सा। पद्मावत नहीं है, मेघदूत, मेघनाथ, वेणी संहार। पद्मावत तो है, मेघदूत भी है, वेणी संहार, मेघनाथ वंद नहीं है। शायद आप लोग भी ऑब्जेक्टिव थोड़ा सा देख सकते हैं। ठीक है, कभी कभी एक दो में जो है ऐसे होता रहता है डाउट। कौन सा उपन्यास बाल कृष्ण भट्ट द्वारा रचित है। कौन सा उपन्यास, आप देखिए 100 अजान 1 सुजान, यहाँ पे आंसर हमें मिला। अभी आपने चैप्टर में समझा था ना कि कौन सा जो है उपन्यास 4-5 उपन्यास का नाम मैं बताया था।
जिसमें एक था 100 अजान, एक सुजान। आगे की ओर चलते हैं। आगे है हमारा कि नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है? भजन, मंगलाचरण, नांदी पाठ, आरती। मंगलाचरण कहा जाता है, ये सब जानते हैं, है कि नहीं? इस प्रकार से ऑब्जेक्टिव को एकदम आप इतने अच्छे तक रखे, है ना। रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला? आपको भी पता है ना, 16 वर्ष तक। कितने वर्ष तक हो? 16 वर्ष तक। रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला? 16 वर्ष तक, ठीक है। इस प्रकार से आप अंधाधुन कंप्लीट रखेंगे सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। बोलचाल से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार का होता है, यह किसने कहा? यानी जब मनुष्य बोलता है तो उसका पहचान होती है, साक्षात्कारता का पहचान होता है। तो ये वाणी, ये स्पीच किसने दिया? तो आपको पता होना चाहिए, ये दिया बेन जॉनसन ने। बेन जॉनसन ने बोला कि इंसान जब बोलता है तो उसके साक्षात्कार का पता चलता है, ठीक है। आगे की ओर चलते हैं। असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच में होता है, किसने बोला? बिना पढ़े आप क्वेश्चंस लगा सकते हैं। एडिसन ने बोला, अभी मैं इसके बारे में समझाया हूं। एडिसन के अनुसार असली बातचीत कितने लोगों के बीच में हो सकती है? 2। अभी पढ़े थे आप, नहीं बोला। ध्यान से सुन लेंगे ना, आप एक एक चीज क्लियर कर लेंगे। बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है? क्रोधपूर्ण, हल्का और स्वच्छ। हल्का और स्वच्छ हो जाता है जब हम किसी से बात करते हैं और मन की बातें बताते थे, देखते हैं अंदर का भ्रास मिट जाता है, मिट जाता है ना। तो इस प्रकार से जो है भ्रास मिट जाता है, तो इंसान जो है अपने ईर्ष्या को खत्म कर देता है बातचीत के दौरान, ठीक है। उसके बाद किसने होने से सृष्टि गूंगी प्रदीप्त होती है? तो वाक शक्ति। अगर वाक शक्ति ही नहीं होगा, अब अपने समस्या को ही नहीं सुलझा पाएंगे, आप किसी के सामने में कोई समस्या ही नहीं रख पाएंगे, तो कैसे सुलझेगा? तो हम लोग बातचीत के बिना कैसे होते? लुंज और पुंज होते। तो बातचीत से ही साक्षात्कार का पता चलता है और बातचीत से ही हमारी शैली का पता चलता है, और ये नहीं होता तो हम लोग कैसे होते? गूंगे होते, सारे लोग लुंज पुंज होते। आर्ट ऑफ कन्वर्जेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? वाक शक्ति सबसे ज्यादा किसके पास होता है? आर्ट ऑफ कन्वर्जेशन। क्या मैं नहीं पढ़ाया था? यूरोप के लोगों के पास। जैसे ही चैप्टर का बात चला था तो मैं बताया था कि यूरोप के लोगों के पास होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस चैप्टर में जो भी ऑब्जेक्टिव आने वाले हैं और जो भी सब्जेक्टिव आने वाले हैं, आप बिल्कुल इतने ही छोटे वीडियो में आप सारी चीजों को कंप्लीट कर सकते हैं। ना हमें इतना मोटा ग्रंथ पढ़ना है, बल्कि 15 मिनट का वीडियो देखना है और 100 का 100 नंबर लाना है। थैंक यू ऑल ऑफ यू। अपने दोस्तों के पास भी इस वीडियो को शेयर कीजिए।